कोरियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क सिटी से साउथ कोरियन कैपिटल सियोल जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उसके बावजूद भी ये प्लेन क्रैश कर गया, वो भी इस वजह से क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं थी जो आज हम सबके पास होती है। सियोल में लैंड करने से पहले इस जहाज को एनकरेज भी जाना था। ये बात तब की है जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है एनकरेज और ये है सियोल। इन दोनों के बीच कुछ ऐसी एक सीधी लाइन बनेगी। अगर ये जहाज इस लाइन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है तो ये सोवियत यूनियन की टेरिटरी में दाखिल हो जाता। लेकिन इस जहाज को कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करके आगे बढ़ना था। जब विमान ने सुबह के 4 बजे एनकरेज से सोल के लिए उड़ान भरी तो विमान के चालक दल ने विमान को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। चालक दल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन विमान का ऑटो पायलट मोड काम नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद विमान अपने निर्धारित रास्ते से भटककर सोवियत क्षेत्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सियोल जाने के बजाय ये विमान 245 डिग्री का कोण बनाता हुआ तीर की रफ्तार से सोवियत यूनियन की पूर्वी तट की ओर बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद यात्रियों को एड्रेस सिस्टम पर एक विमान कर्मी की आवाज सुनाई देती है। देवियों और सज्जनों, हम लोग 3 घंटे के अंदर सोल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इस समय सोल में सुबह 3 बज रहे हैं और लैंड करने से पहले हम आपको नाश्ता सर्व करेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये विमान सियोल में कभी नहीं उतरने वाला है। 26 मिनट बाद विमान के कप्तान चुंग बयंग ने इमरजेंसी डिसेंट की घोषणा की और विमान कर्मियों को अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लेने का आदेश दिया। जैसे ही विमान सोवियत सीमा के नजदीक पहुंचा तो उस पर सोवियत सैनिक ठिकानों से नजर रखी जाने लगी। इस इलाके में अमेरिकी जासूसी विमान बोइंग RC-135 पहले से ही ठोही उड़ाने भर रहे थे। ये विमान बिल्कुल असैनिक विमान जैसे ही दिखाई देते थे। इन पर इलेक्ट्रॉनिक टोही गियर लगे रहते थे और ये यात्री विमान द्वारा लिए जाने रूट के आसपास ही उड़ान भरा करते थे। जब तक कोरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 007 सोवियत सीमा के पास पहुंची, वो निर्धारित रास्ते से करीब 200 किलोमीटर भटक चुकी थी। रूस के सोकोल हवाई ठिकाने से कमांडरों ने तुरंत सुकोई Su-15 लड़ाकू विमानों को इस विमान को रोकने के लिए भेजा। सोवियत पायलट कर्नल गेनाडी ने 1988 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, मैं बोइंग 747 के विमान को देख पा रहा था जिसमें डबल डेकर खिड़कियां लगी हुई थी। सैनिक मालवाहक विमानों में इस तरह की खिड़कियां नहीं होती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का विमान है, लेकिन मेरे पास सोचने के लिए समय नहीं था, मुझे अपना काम करना था। मैं उस विमान के पायलट को अंतर्राष्ट्रीय कोड का सिग्नल देकर बताने लगा कि उसने हमारी वायुसेना का उल्लंघन किया है। एक और सोवियत लेफ्टिनेंट जनरल विलिंगटन ने कहा कि सोवियत वायुसेना ने चमकते हुए ट्रेसर्स फायर कर कोरियन फ्लाइट को आगाह करने की कोशिश की थी। उड्डयन मामलों के विशेषज्ञ पीटर ग्रियर ने एयरफोर्स पत्रिका के 1 जनवरी 2013 में छपे अपने लेख द डेथ ऑफ कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 में लिखते हैं, लगभग उसी समय अमेरिकी वायुसेना का RC-135 विमान भी इसी इलाके में उड़ रहा था। ठोही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस इस विमान को काम चकाटा के इलाकों में सोवियत रक्षण व्यवस्था की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह से अभियानों में अमेरिकी विमान सोवियत सीमा के नजदीक तक तो जाते थे, लेकिन ये सावधानी बरतते थे कि वो उसे पार न करें। लेकिन किसी बिंदु पर सोवियत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये गलतफहमी हो गई कि कोरियन यात्री विमान भी शायद अमेरिका का जासूसी विमान है। पहले सोवियत संघ ने इस विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए 4 MiG-23 विमान भेजे, लेकिन इन विमान में पर्याप्त ईंधन नहीं था, इसलिए उन्हें वापस अपने ठिकानों पर लौटना पड़ा। उधर 007 के कॉकपिट में बैठे विमान कर्मियों को ये अंदाजा नहीं था कि सोवियत विमान उनके साथ उड़ रहे हैं। पहले कोरियन विमान काम चकाटा के इलाकों को पार कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में आ गया, लेकिन जब वो दूसरी बार सोवियत नियंत्रण वाले सखालिन क्षेत्र में घुसा तो सोवियत वायुसेना को लगा कि ये विमान किसी सैनिक मिशन पर है। सोवियत वायुसेना पहले ही इन इलाकों में अमेरिकी नौसेना के पोतों के अभ्यास से परेशान थी और उसी दिन इसी इलाके में कुछ मिसाइलों का परीक्षण भी किया जाना था। इसीलिए सोवियत सैनिक पहले शूट करो बाद में सवाल करो वाले मोड पर चले गए थे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की रिपोर्ट में कहा गया, सोवियत विमानों ने कोरियन विमान से रेडियो से संपर्क करने की कोशिश नहीं की।
सोवियत पायलटों ने असैनिक विमान को इंटरसेप्ट करने की ICAO के निर्देशों का पालन नहीं किया, लेकिन सोवियत पायलट का कहना था कि उसने इमरजेंसी रिजर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोरियन विमान से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोरियन विमान के कॉकपिट में उसे कोई नहीं सुन रहा था। जब टोक्यो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कोरियाई विमान को 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए कहा और उसने उसका पालन किया, तो सोवियत अधिकारियों को संशय नहीं रह गया कि ये विमान उनके विमानों की पहुंच से बचने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और तभी ये तय हो गया कि उस विमान को सोवियत सीमा के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। केनेडी ने याद किया कि मुझे जहाज को नष्ट करने के आदेश दिए गए थे, मैंने अपने लक्ष्य को पूरा किया। एक सोवियत कमांडर ने बाद में स्वीकार किया कि उनको उस विमान को हर हाल में गिराने के आदेश दिए गए थे, चाहे वो सोवियत सीमा से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में क्यों न चला जाए। 9 सितंबर को मार्शल निकोलाई ओगरको ने मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि एक विमान को सोवियत क्षेत्र में गिरा दिया गया है, लेकिन इसको गिराने की उनके पास कोई पर्याप्त वजह नहीं है, चाहे वो विमान RC-135 हो या बोइंग 747 हो। ये विमान निश्चित रूप से एक सैनिक मिशन पर था। इसके बाद सोवियत संघ ने कभी भी बाहरी दुनिया को नहीं बताया कि उसे विमान का मलबा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या मरे हुए लोगों के शव मिले या फिर नहीं। जब शीत युद्ध समाप्त होने